हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग जड़ समझे थे, रूट। जड़ के अगला चैप्टर है स्टीम, तना। आइए इस वीडियो में हम स्टीम को समझें। देखिए, इंग्लिश में तना को स्टीम बोलते हैं। तना का विकास जो होता है, बीज, ये बीज हो गया। बीज के निचले हिस्से को मूलांकुर बोलते हैं और ऊपर के हिस्से को प्रांकुर बोलते हैं। नीचे मूलांकुर और ऊपर के हिस्से को प्रांकुर बोलते हैं। तना का विकास जो होता है प्रांकुर से होता है। तना का विकास प्रांकुर से होता है। चूंकि तना का विकास प्रांकुर से होता है और प्रांकुर सूर्य की ओर जाता है, तो इसलिए इसे तना को पॉजिटिव फोटोट्रॉप कहते हैं। और तना नीचे नहीं आता, यानी जमीन की ओर नहीं आ पाता, इसलिए इसे निगेटिव जियोट्रॉप कहते हैं। तना का मुख्य पहचान गांठ होता है। तना का मुख्य पहचान गांठ होता है। देखिए, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि गाजर हो गया, शलजम हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया। ये सब जो पौधे होते हैं, इसमें जड़ और तना में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें जो जड़ और तना का पहचान करने के लिए हम देखते हैं गांठ और उसमें नोड और इंटरनोड को देखते हैं। नोड और इंटरनोड से हमें जड़ और तना में अंतर अच्छे से समझ में आ जाता है। तो तना का मुख्य पहचान जो हो गया वो है गांठ, और गांठ में नोड और इंटरनोड पाया जाता है। तना आपसे पूछेंगे कि बताइए कि पेड़ पौधे में सबसे ज्यादा क्षति कब होगा? पत्तियां गिरा देंगे तब, या फिर तना छील देंगे तब? तो पौधे को सबसे ज्यादा क्षति तना छील देने से होती है। यदि उसकी तना को छील देते हैं तो उसमें उसकी सबसे ज्यादा क्षति हो जाती है। पत्तियां तो ऐसे भी बसंत के मौसम में गिरती ही हैं। पत्तियां गिरने से भी उसमें हानि होती है, लेकिन तना गिरने से उसमें थोड़ा हानि ज्यादा होता है। पत्तियों के मुकाबले तना छील देने से ज्यादा हानि होता है। तो सर्वाधिक क्षति पेड़ पौधे में तना छील देने से होता है। तना के विकास के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। विकास के आधार पर पहला वायवीय, फिर अर्धवायवीय और भूमिगत तना। वायवीय तना बड़े पेड़ पौधे में पाया जाता है। जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जैसे नीम, बरगद, ये सब हो गया। वायवीय तना सीधे वायु में फैलता है। वायवीय तना वायु में फैलता है, इसलिए इसे वायवीय तना कहते हैं। उसके बाद आता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना मतलब, अर्धवायवीय तना को ऐसे समझिए आप कि अर्धवायवीय, अर्ध मतलब आधा वायु में, आधा वायु के नीचे, यानी कि आधा जमीन के ऊपर और आधा जमीन के नीचे पाया जाता है अर्धवायवीय तना। जैसे आप लोग देखेंगे घास आधा जमीन के ऊपर और आधा जमीन के नीचे पाया जाता है। जैसे समझिए, यदि आप खेतों में देखे होंगे तो जब कचिया से घास काटते हैं, कचिया से एक बार घास काट लीजिए, फिर उसका नया तना निकल जाएगा घास का। लेकिन वही जब खुरपी से थोड़ा जमीन के अंदर से काट देते हैं तो फिर वो तना नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसके नीचे का जो तना है उसको भी हम काट लिए, इसलिए नया तना नहीं निकल पाता है। और यदि हम ऊपर से ही काट लें तो फिर नया तना निकल आएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना जो है अपने भोजन को स्टोर करके रखता है, ये खाद्य पदार्थ को संग्रह करके रखता है, भूमिगत तना। भूमिगत तना को भी अब हम 3 भागों में बांटते हैं, कंद, परकंद, सलकंद। अब समझते कंद, परकंद और सलकंद। देखिए, ये कंद, परकंद, सलकंद, ये देखिए भूमिगत तना। भूमिगत तना जो होता है ये जमीन के ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाकर के फिर नीचे मुड़ जाता है, यानी फिर जमीन में चला। पहले जमीन से निकला, फिर ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे मुड़ गया, ये भूमिगत तना। अर्धवायवीय तना, ये आधा जो है जमीन के अंदर रहेगा और इसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रहता है और कुछ हिस्सा जमीन के बाहर रहता है, इसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। और वायवीय तना में देखिए इसका पूरा का पूरा हिस्सा जमीन के बाहर है। यह हो गया तना, इसका पूरा का पूरा हिस्सा जमीन के बाहर है। देखिए, तना में क्लोरोफिल की मात्रा 1% के बराबर पाई जाती है। 1 से 2% का क्लोरोफिल जो है पौधे में जितना भी क्लोरोफिल पाया जाता है उसका 1 से 2% उसके तने में पाया जाता है। आप बोलिएगा कैसे? तो देखिए, जब बसंत ऋतु में पौधे, पतझड़ में जब पौधे जो है अपना पत्तियां गिरा देती है, तो उस दौरान जो है
आपने कभी सोचा उस दौरान पौधे जो है भोजन किससे बनाते होंगे? क्योंकि भोजन बनाने के लिए तो क्लोरोफिल की जरूरी है। अब पत्तियां में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, तो पत्तियां ही गिरा देंगे तो क्लोरोफिल तो खत्म हो गया, तो फिर भोजन कैसे बनेगा? तो उस दौरान जो है पहले से जो, या तो कुछ पेड़ पौधे होते हैं कि पहले से भोजन बना करके तैयार करके स्टोर करके रख लेते हैं, फिर भी तो जितना पत्ती निकलने में टाइम लगता है तो उसको खाना बनाते हैं, तो खाना कुछ चाहिए, तो तना में क्लोरोफिल 1% पाया जाता है, तब तक पौधे जो है उस क्लोरोफिल से अपना भोजन तैयार करती है। फिर हम लोग आ जाते हैं भूमिगत तना पर। भूमिगत तना को 3 भागों में बांटते हैं, कंद हो गया, प्रकंद और सलकंद। कंद, प्रकंद, सलकंद। कंद, आलू, ओल। कंद में रखते हैं हम आलू, ओल, आलू और ओल। देखिए, कंद, आलू, ओल, प्रकंद, हल्दी, अदरक, सलकंद, लहसुन, प्याज। ये तीनों का कुछ उदाहरण हो गया। कंद तना का हो गया आलू, ओल, प्रकंद का हल्दी, अदरक और सलकंद का लहसुन, प्याज। अब देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे? होता है ना कि जब आपके पास अभी तो थोड़ी कम चीज होगी, लेकिन जब ज्यादा चीजों संग्रहित हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा, तो फिर याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा समझते हैं। आलू, ओल। आलू, ओल में खाने वाला भाग ज्यादा होता है, इसलिए इसे खाने योग्य आलू, ओल जो होता है इसमें खाने वाला भाग ज्यादा होता है। उसके बाद हल्दी, अदरक। हल्दी, अदरक में आपको ज्यादा गांठ दिखेगा, ज्यादातर गांठ दिखेगा। हल्दी, अदरक में ज्यादा गांठ दिखता है, इसलिए प्रकंद का मुख्य पहचान हो गया गांठ, उसमें ज्यादा गांठ पाया जाता है। उसके बाद आता है सलकंद, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में आप लोग देखिएगा तो पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा रहती है। तो सलकंद मतलब समझिएगा उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। कंद मतलब खाने, कंदमूल बोलते हैं ना, पहले हम लोग के पूर्वज सब कंदमूल खा के रहते थे, तो यही कंद मतलब खाने योग्य भाग। तो उसके बाद आता है प्रकंद मतलब आप समझिए ऐसे गांठ। प्रकंद से हल्दी, अदरक में गांठ पाया जाता है, इसलिए प्रकंद गांठ हो गया। और फिर सलकंद प्याज, लहसुन, इसमें पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए पानी से याद रखिएगा प्याज, लहसुन, सलकंद। अब समझते हैं आलू के कुछ विशेष। देखिए, आलू जो है स्टार्च का भंडार है। स्टार्च में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू में स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च में केमिस्ट्री के भाषा में इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो आलू जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, बहुत ही अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का आलू में। आलू देखते होंगे, आलू जो कुछ आलू जो है हरा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है कुछ आलू का। तो आलू का जो हरा रंग जो होता है वो सोलेमीन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेमीन के कारण होता है। और जब आप लोग आलू जैसे उसनते हैं तो उसमें देखिएगा कि कहीं कहीं आप काला धब्बा दिखेगा। तो काला धब्बा जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो O2 ऑक्सीजन की कमी के कारण तो वो काला धब्बा हो जाता है। उसके बाद समझ हल्दी में कुर्कुमिन पाया जाता है, जो कैंसर के इलाज में इसका कुर्कुमिन का यूज होता है। और फिर आता है प्याज में देखिए, प्याज में आंसू जो आते हैं, प्याज में आंसू सल्फोनिक अम्ल के कारण, प्याज में आंसू सल्फोनिक अम्ल के कारण आते हैं। जबकि प्याज में क्या क्या होता है? गंध आता है, आंसू आता है। तो आंसू तो समझ गए सल्फोनिक अम्ल के कारण, लेकिन प्याज में गंध एलाइज प्रोफाइल डाइसल्फाइड के कारण आता है। प्याज में गंध एलाइज प्रोफाइल डाइसल्फाइड के कारण आता है प्याज में गंध। उसके बाद लहसुन जो है, लहसुन की विशेषता है कि लहसुन जो है लहसुन में एलासिन पाया जाता है, जो सल्फर का एक यौगिक है। लहसुन में एलासिन पाया जाता है, जो सल्फर का एक यौगिक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ से कंद, प्रकंद और सलकंद। कंद से याद रखेंगे आलू, ओल, प्रकंद, हल्दी, अदरक, इसमें गांठ पाया जाएगा। कंद, आलू, ओल इसे खाने वाला भाग होगा। प्रकंद, हल्दी, अदरक, इसमें गांठ पाया जाएगा। सलकंद, लहसुन, प्याज, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी। आलू का हरा रंग किसके कारण था? सोलेमिन के कारण। आलू में काला धब्बा किसके कारण था? ऑक्सीजन की कमी के कारण। आलू में क्या पाया? सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
उसके बाद हल्दी, हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है। कुरकुमिन जो है कैंसर के इलाज में कुरकुमिन का प्रयोग होता है। और फिर प्याज, प्याज में आंसू जो है सल्फोनिक, प्याज में आंसू सल्फोनिक अम्ल के कारण आता है। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आता है। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आता है। लहसुन, लहसुन में एलासिन पाया जाता है जो सल्फर का एक यौगिक है। लहसुन में एलासिन पाया जाता है जो सल्फर का एक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।